18वीं सदी के भारत में आपका स्वागत है। ये वो दौर है जब दिल्ली में मुगल सल्तनत की पकड़ आप कह सकते हैं कमजोर हो रही थी और पूरे देश में नई ताकतें सर उठा रही थीं। आज हम इन्हीं में से दो सबसे अहम क्षेत्रीय ताकतों हैदराबाद और बंगाल के उदय और उनकी कहानी को गहराई से समझेंगे। जी, हम देखेंगे कि कैसे इन राज्यों की नींव रखी गई, उनकी नीतियां क्या थीं और उन्होंने क्या सफलताएं हासिल की। और इससे भी जरूरी बात, हम उनकी उन चूकों पर भी गौर करेंगे जिन्होंने शायद अनजाने में भविष्य में यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत में सत्ता के दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ राज्यों के बनने की नहीं है, बल्कि उन अदृश्य दरारों की भी है जो आगे चलकर बहुत बड़ी खाई बन गई। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले दक्षिण की ओर चलते हैं, दक्कन के पठार पर, और हैदराबाद राज्य के उदय को जानते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह से। ये कौन थे और कैसे इन्होंने इतने बड़े राज्य की बुनियाद रखी? तो आसफ जाह जो थे वो औरंगजेब के बाद का जो दौर था, उसके एक बहुत ही आप कह सकते हैं शक्तिशाली सरदार थे। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सैयद बंधुओं को, अच्छा, जिन्हें किंग मेकर्स भी कहा जाता था। जी बिल्कुल, वही किंग मेकर्स, उनको सत्ता से हटाने में आसफ जाह की एक बहुत अहम भूमिका थी। और इसी के इनाम में बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें दक्कन का वायसरॉय बनाया। वाइसरॉय यानी गवर्नर। तो 1720 से 1722 के बीच उन्होंने दक्कन में अपनी पकड़ मजबूत कर ली होगी। हाँ, उन्होंने अपने खिलाफ हर विरोध को दबाया और प्रशासन को व्यवस्थित किया। लेकिन फिर वो दिल्ली वापस चले गए, साम्राज्य के वजीर बनकर। ये थोड़ा अजीब लगता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर वो वापस दक्कन क्यों लौट आए? ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। वो वजीर तो बन गए, लेकिन दिल्ली का जो दरबार था वो तब तक साजिशों और भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका था। आसफ जाह एक अनुशासित प्रशासक थे। उन्होंने प्रशासन में सुधार लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन बादशाह ने करने नहीं दिया होगा। हाँ, बादशाह मोहम्मद शाह ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। तो वो इस माहौल से निराश हो गए। उन्होंने फैसला किया कि दिल्ली की इस दलदल में फंसने से बेहतर है कि वो दक्कन लौट जाएं, जहां वो अपनी शर्तों पर शासन कर सकते थे। बिल्कुल, जहां वो सुरक्षित रूप से अपनी सर्वोच्चता बनाए रख सकते थे। मतलब वो नाम के लिए मुगल गवर्नर थे, पर काम से पूरी तरह अपने बॉस बन चुके थे। ये तो एक तरह का सिंबॉलिक अरेंजमेंट था। सही पकड़ा आपने। ताकि दिल्ली में बादशाह की इज्जत भी रह जाए और दक्कन में निजाम का राज भी चलता रहे। बिल्कुल, उन्होंने कभी भी औपचारिक रूप से अपनी आजादी का ऐलान नहीं किया। वो मुगल बादशाह को अपना मालिक मानते रहे, लेकिन व्यवहार में वो पूरी तरह एक स्वतंत्र शासक थे। जैसे कि वो दिल्ली से बिना पूछे युद्ध करते थे, संधियां करते थे, अपने लोगों को उपाधियां और जागीरें, पद, सब कुछ अपनी मर्जी से बांटते थे। और उनकी प्रशासनिक नीतियां कैसी थीं? एक नया राज्य खड़ा करने के लिए सिर्फ सैन्य ताकत तो काफी नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी व्यावहारिकता। उन्होंने हिंदुओं के प्रति बहुत सहिष्णु नीति अपनाई। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? बिल्कुल, उनके जो दीवान थे, मतलब वित्त मंत्री, वो एक हिंदू थे, पूरनचंद। ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। हाँ, आप कह सकती हैं, क्योंकि उस दौर में सत्ता चलाने के लिए आपको सिर्फ तलवार ही नहीं, बल्कि स्थानीय समर्थन भी चाहिए था। उन्होंने मुगल पैटर्न पर जागीरदारी व्यवस्था लागू की, बड़े जमींदारों को काबू में किया और सबसे बड़ी बात, मराठों को दूर रखा। हाँ, उस समय की सबसे बड़ी शक्ति यानी मराठों को अपने इलाकों से दूर रखा। उन्होंने राजस्व प्रणाली से भ्रष्टाचार हटाने की भी कोशिश की। लेकिन 1748 में उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? उनकी मृत्यु के बाद हैदराबाद भी उन्हीं साजिशों और अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार हो गया जो दिल्ली को कमजोर कर रही थीं। वही विघटनकारी ताकतें वहां भी हावी हो गई। सत्ता का एक नियम है कि वो कभी एक जगह टिकती नहीं। अगर निजाम दिल्ली से आजाद हो रहे थे तो क्या उनके नीचे भी कोई था जो उनसे आजाद होना चाह रहा था? मेरा इशारा कर्नाटक की तरफ है। आपका इशारा बिल्कुल सही जगह पर है। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था और इस लिहाज से वो निजाम के अधिकार में आता था। लेकिन जैसे निजाम ने दिल्ली के साथ किया, ठीक वैसे ही कर्नाटक के डिप्टी गवर्नर ने निजाम के साथ किया। उन्हें कर्नाटक का नवाब कहा जाता था ना? जी, तो कर्नाटक के नवाब ने खुद को निजाम के नियंत्रण से लगभग आजाद कर लिया। मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा था, बस छोटे पैमाने पर। हाँ, नवाब सादतुल्ला खान ने तो अपने भतीजे दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और इसके लिए उन्होंने अपने सीनियर
यानी निजाम से पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अपने पद को वंशानुगत बना दिया। बिल्कुल। और फिर 1740 के बाद तो कर्नाटक में नवाब की गद्दी के लिए बार बार लड़ाइयां होने लगी, और इसी लड़ाई और अस्थिरता ने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों, खासकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को पहली बार सीधे तौर पर भारतीय रजवाड़ों की राजनीति में दखल देने का सुनहरा मौका दे दिया। यहीं से वो हस्तक्षेप शुरू हुआ। तो दक्कन में निजाम ने एक मजबूत स्वतंत्र राज्य की नींव तो रखी, लेकिन उनके जाने के बाद वो भी बिखर गया और यूरोपियों के लिए दरवाजे खुल गए। क्या पूरब में बंगाल की कहानी इससे कुछ अलग थी? बंगाल की कहानी हैदराबाद से भी ज्यादा नाटकीय है। यहाँ भी केंद्र की कमजोर होती सत्ता का फायदा उठाकर दो असाधारण लोगों, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ने बंगाल को लगभग एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। मुर्शिद कुली खान, उन्हें 1717 में गवर्नर बनाया गया था। हाँ, गवर्नर तो वो 1717 में बने, लेकिन सच तो ये है कि वो 1700 से ही बंगाल के असली शासक थे, जब उन्हें वहां का दीवान बनाया गया था। उन्होंने बंगाल में शांति और व्यवस्था कैसे स्थापित की? वो इलाका तो हमेशा से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। उन्होंने, आप कह सकते हैं, लोहे के हाथ से शासन किया। बंगाल को अंदरूनी और बाहरी दोनों खतरों से मुक्त किया। उनके पूरे शासनकाल में जमींदारों ने सिर्फ 3 बड़ी बगावतें की। कौन-कौन से? एक तो सीताराम आए, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने मिलकर की। दूसरी शुजात खान ने, और तीसरी नजात खान ने। और मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? उन्होंने इन तीनों को बुरी तरह कुचल दिया और उनकी जमींदारियां छीनकर अपने एक वफादार राम जीवन को दे दी। इससे बाकी जमींदारों को एक सख्त संदेश चला गया। और उनके बाद क्या हुआ? सत्ता बदली कैसे? 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन ने 1739 तक शासन किया। फिर कहानी ने करवट ली। उस साल अलीवर्दी खान ने शुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खान के खिलाफ बगावत कर दी। उसे युद्ध में मारकर खुद नवाब बन गया। तो इन तीनों नवाबों ने, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान ने मिलकर बंगाल को क्या दिया? इन तीनों ने मिलकर बंगाल को शांति, व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि का एक लंबा दौर दिया। व्यापार और उद्योग को खूब बढ़ावा मिला। और मुर्शिद कुली खान ने वित्तीय हालत सुधारने के लिए क्या किया? उन्होंने बंगाल की वित्तीय हालत सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए। सबसे पहले तो प्रशासन के फालतू खर्चों में भारी कटौती की और बंगाल की वित्तीय व्यवस्था को पुनर्गठित किया। सूत्रों में खालिसा भूमि और राजस्व खेती का जिक्र है। ये क्या था? इसे ऐसे समझिए कि जागीर भूमि से जो राजस्व आता था वो जागीरदार के पास जाता था। मुर्शिद कुली खान ने इन जागीर भूमियों के बड़े हिस्से को खालिसा भूमि में बदल दिया। मतलब अब सारा पैसा बिचौलियों के पास जाने के बजाय सीधे नवाब की तिजोरी में आ रहा था। और ये राजस्व खेती, रेवेन्यू फार्मिंग, ये क्या चीज थी? एक तरह से टैक्स वसूलने का ठेका देना। सरकार सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को एक इलाके से टैक्स वसूलने का ठेका दे देती थी। तो इससे सरकार का खजाना तो भर जाता होगा, लेकिन किसानों पर बोझ कई गुना बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, ये सिस्टम का बहुत नकारात्मक पहलू था। जमींदारों और किसानों पर आर्थिक दबाव बहुत बढ़ गया, और भले ही नवाबों ने सिर्फ तय राजस्व की ही मांग की, लेकिन उसे वसूलने का तरीका बेहद क्रूर था। पर उन्होंने किसानों को तकाबी ऋण भी तो दिए। हाँ, कृषि ऋण भी दिए ताकि वो समय पर लगान चुका सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि बंगाल में कई पुराने जमींदार परिवार बर्बाद हो गए और उनकी जगह नए राजस्व किसानों ने ले ली। हाँ, और महाजनों का एक नया तबका खड़ा हो गया जो ज्यादातर हिंदू थे। तो यहाँ भी हमें वही पैटर्न दिख रहा है जो हैदराबाद में था। सत्ता चलाने के लिए स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलना। जी बिल्कुल। इन नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के बराबर मौके दिए। सबसे ऊंचे नागरिक पद और कई सैन्य पद बंगालियों को दिए गए, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। व्यापार को लेकर, खासकर विदेशी कंपनियों को लेकर उनका क्या रवैया था? यही वो सवाल है जहां आकर अक्सर कहानी बदल जाती है। शुरुआत में तो उनका रवैया बहुत सख्त और स्पष्ट था। वो मानते थे कि व्यापार से जनता और सरकार दोनों का फायदा होता है, इसलिए उन्होंने सभी व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया। सड़कों और नदियों को चोर लुटेरों से महफूज किया, थाने और चौकियां बनाई। और विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण कैसे रखा? उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को देश का कानून मानने और बाकी व्यापारियों की तरह ही सीमा शुल्क चुकाने पर मजबूर किया। ये तो बड़ी बात है। और सुनिए, अलीवर्दी खान ने तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को साफ साफ कह दिया था कि वो कलकत्ता और चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत, प्रशासन ठीक,
तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? वो कौन सी बड़ी चूक थी जो बंगाल के नवाबों को बहुत भारी पड़ी? उनकी सबसे बड़ी चूक थी उनकी अदूरदर्शिता। वो उस खतरे को देख ही नहीं पाए जो उनके सामने धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। आप अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं? हाँ, 1707 के बाद कंपनी का रवैया बदलने लगा था। वो अपनी मांगे मनवाने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने या उसकी धमकी देने लगी थी। लेकिन नवाब ये मानते रहे कि ये सिर्फ एक व्यापार करने वाली कंपनी है, ये उनकी सत्ता के लिए खतरा नहीं बन सकती। तो वो ये समझ ही नहीं पाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ मसालों का व्यापार करने नहीं आई थी, वो उसे एक ट्रेडिंग कंपनी समझते रहे। जबकि असल में वो उस समय के सबसे आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेशवाद का चेहरा थी। उनकी दुनिया के बाकी हिस्सों से अनभिज्ञता उन्हें महंगी पड़ गई। बहुत महंगी पड़ने वाली थी। अगर उन्हें पता होता तो वे जानते कि ये पश्चिमी व्यापारिक कंपनियां अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका में क्या तबाही मचा चुकी थीं। वो इस खतरे की गंभीरता को समझ ही नहीं पाए। और सेना के मामले में भी वो कमजोर थे। ये उनकी दूसरी और शायद उतनी ही बड़ी भूल थी। बंगाल के नवाबों ने कभी एक मजबूत सेना बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। कितनी छोटी थी सेना? मिसाल के तौर पर मुर्शिद कुली खान की पूरी सेना में सिर्फ 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। बस उस जमाने के सबसे अमीर सूबों में से एक के पास इतनी छोटी सेना। और इसी का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। अलीवर्दी खान के शासनकाल में मराठों ने बंगाल पर बार बार हमले किए हैं और अंत में उन्हें मजबूर होकर उड़ीसा का एक बहुत बड़ा इलाका मराठों को देना पड़ा। और यही कमजोरी बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भी भारी पड़ी होगी। बिल्कुल। जब 1756-57 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलीवर्दी के उत्तराधिकारी सिराज-उद-दौला के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो एक मजबूत सेना की कमी ने विदेशी की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया। और कोई कमजोरी, कोई अंदरूनी समस्या? हाँ, एक और थी, भ्रष्टाचार। नवाब अपने ही अधिकारियों के बीच बढ़ते भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए। हालत ये थी कि काजी और मुफ्ती जैसे न्यायिक अधिकारी भी खुलेआम रिश्वत लेने लगे थे और विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। तो इसका क्या मतलब निकाले हम? हमने देखा कि कैसे हैदराबाद और बंगाल में ताकतवर शासकों ने कामयाब लगभग स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की, प्रशासन सुधारा, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो गए। उनकी कहानी का सार यही है। उन्होंने अपनी आंतरिक व्यवस्था तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन बाहरी खतरों को पहचानने में पूरी तरह चूक गए। खासतौर पर एक मजबूत सेना ना बनाना और विदेशी व्यापारिक कंपनियों की असली मंशा को ना समझ पाना। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उन्होंने घर का आंगन तो साफ कर लिया, लेकिन दरवाजे पर खड़े खतरे को पहचानने में नाकाम रहे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता अगर इन क्षेत्रीय शक्तियों ने यूरोपीय कंपनियों के विस्तारवादी डिजाइन को समय रहते पहचान लिया होता। क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के उस दौर पर एक नई रोशनी डालता है। ये हमें सिखाता है कि आंतरिक स्वायत्ता और बाहरी खतरों की समझ के बीच संतुलन बनाना किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए कितना जरूरी होता है।